हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, ओके, चलो, ठीक है। अ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन और फेजर नोटेशन, ये दोनों इसमें आप लोगों को लिखना है। अब जो पूछा है उसमें लिखना है। ऑर्डिनरी में पूछा तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखो, फेजर नोटेशन में पूछा तो फेजर नोटेशन में लिखो। लेकिन टोटल 6 डेरिवेशन है, एट अ ग्लांस से सॉल्व होते हैं। बस ऑर्डिनरी नोटेशन में डेल डेल टी यूज करना है और वही फेजर नोटेशन में जे ओमेगा यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अब ये 6 डेरिवेशन कैसे, तो 2 डेरिवेशन रहेंगे। ये जो 2 है ये ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन, ये है फ्री स्पेस, ये है डाइलेक्ट्रिक, और ये कौन है, आप लोग बोल सकते हैं उसको कंडक्टिंग मीडियम, यानी कैसे भी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 4 इक्वेशन लिखना है। पहला इक्वेशन है मैक्सवेल का, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू कौन, रो वी। दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन है डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। तीसरा मैक्सवेल का इक्वेशन है डेल बार क्रॉस ई बार। ये आने वाला है पेपर में, तो अच्छे से करके जाना ही, 6 to 7 मार्क्स के लिए आएगा। ये रहता है माइनस डेल डेल टी ऑफ कौन, बी बार। अब इसको एक्सप्लेन करके लिखना कि माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार यानी कौन होता है, म्यू इंटू एच बार। अब डिपेंड करता है, मैं एक ही इसमें बोल रहा हूँ, ये जो म्यू है, म्यू अगर आप लोगों का फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, तो म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। अगर आपका फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस यानी एयर है, तो एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1। तो इसलिए म्यू विल बी इक्विवेलेंट टू म्यू जीरो। तो अगर अपन फ्री स्पेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम माइनस डेल डेल टी ऑफ, आई एम जस्ट राइटिंग हियर म्यू जीरो इंटू कौन, एच बार। समझे गए? सेम इज द केस फॉर इप्सिलॉन ऑल्सो, इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर। तो अगर फ्री स्पेस है तो इप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, तो इप्सिलॉन विल बी इप्सिलॉन जीरो। लेकिन वही अगर ये फ्री स्पेस का, अगर वही अगर सपोज आप लोगों का कंडक्टिंग मीडियम है, सपोज कंडक्टिंग मीडियम है, तो म्यू का म्यू ही रहने देना, इसको ये ऐसा वगैरह कुछ लिखना मत, इप्सिलॉन का इप्सिलॉन ही रहने देना। और वही अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें भी म्यू म्यू ही रहने देना, इप्सिलॉन इप्सिलॉन ही रहने देना। बोलो समझ गए क्या? सबसे आखिरी में फिर म्यू का मतलब म्यू जीरो इंटू म्यू आर, इप्सिलॉन का मतलब इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर, ऐसा लिख लेना। सिर्फ फ्री स्पेस और एयर है तो ही, तभी म्यू आर और इप्सिलॉन आर ये 1 हो जाएगा, इसलिए म्यू जीरो और इप्सिलॉन जीरो लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो यहां से माइनस म्यू जीरो आउटसाइड, दिस शुड बी डेल डेल टी ऑफ एच बार। नेक्स्ट, फिर इसके बाद है फोर्थ इक्वेशन, डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार। राइट, ऐसा। अब जे बार को लिखना सिग्मा इंटू ई बार प्लस डेल डेल टी ऑफ, सॉरी, प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार, और डी बार जो है उसको अपन लिख सकते हैं कौन, इप्सिलॉन इंटू ई बार। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू जीरो है ना, फ्री स्पेस अगर है तो सिग्मा जीरो रहेगा, अगर कंडक्टिंग मीडियम है तो सिग्मा रहेगा, रिमेंबर दिस थिंग। और वही अगर डाइलेक्ट्रिक है तो तब भी सिग्मा कितना रहेगा, जीरो रहेगा, सिर्फ कंडक्टिंग मीडियम के टाइम पे सिग्मा रहेगा। तो इसलिए अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पे डेल डेल टी ऑफ वापस इप्सिलॉन का मतलब कौन, इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर, लेकिन इप्सिलॉन आर फ्री स्पेस के लिए 1 रहेगा, सो यू कैन राइट इप्सिलॉन जीरो इंटू ई बार। तो ये हो गया इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई बार। बोलिए समझे क्या मैंने क्या क्या बोला, कैसा, क्लियर है ना? छोड़ना मत, ये पेपर में आएगा ये। तो ये 4 इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, दैट्स इट। अब ये चार्ज फ्री रीजन है, फ्री स्पेस है, तो रो भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी पहला इक्वेशन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इक्वेशन। अब क्या करना है आप लोगों ने, बस 2 ही बातें याद रखना है इसके अंदर। तो जो पहली बात है वो, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें कर्ल लेना है ऑन बोथ साइड। तो कर्ल लेंगे तो इट विल बिकम डेल बार क्रॉस ऑफ, डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार, ऐसा, राइट। तो ये हो जाएगा फिर डेल बार क्रॉस ऑफ, ये पूरा लिख लेना, माइनस म्यू जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ एच बार। तो यहां से कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन आ रहा है माइनस म्यू जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ, ये आएगा डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार, ऐसा। अब डेल बार क्रॉस एच बार की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ये पुट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस म्यू जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी ऑफ ई बार। होप समझ गए? और फिर ये अपने को मिल रहा है माइनस म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल डेल टी इंटू डेल डेल टी, यानी डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वेयर ऑफ ई बार, ऐसा, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अगर ये इक्वेशन निकालते आया
तो काम जम गया फिर अभी। और अभी वी नो दैट बाय एक्सपांशन फॉर्मूला डेल बार क्रॉस ई बार, इसका फॉर्मूला मैंने आपको समझा के दिया था। तीनों भी वेक्टर अगर आप लोग को दिखाई दे रहे तो बीच में आएगा माइनस, इट जस्ट लाइक ए बी सी, बराबर है ना। पहले बी लिख लो यानी डेल बार डॉट ऑफ बचा हुआ डेल बार डॉट ई बार, अभी बी लिख लो, सॉरी बी लिख लिया, अभी सी लिख लो, सी कितना है ई बार, और यहाँ पे आएगा डेल बार डॉट डेल बार। तो मैंने आप लोग को ये टेक्निक बोला था, तो ये हिसाब से बन गया। और ये हो गया। फिर अब अभी ये जो टर्म है ना स्टार्टिंग वाली, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये डाइवर्जेंस लिया पहले, बाद में वापस से डाइवर्जेंस लिया, तो आपका आउटपुट जीरो मिल जाएगा, इसलिए ये जीरो हो गया, माइनस यहाँ पे डेल बार का स्क्वायर इंटू ई बार हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते तो माइनस डेल बार का स्क्वायर है ना, डेल बार का मतलब क्या होता है, ये होता है डेल डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल डेल जेड इंटू ए जेड कैप, और इसका स्क्वायर है ना इंटू कौन ई बार, बरोबर आहे। किंवा तुम्ही एवढे ठेवलं तरी चालेल, मैंने इतना मत लिखो, यही लिख लो, यानी वो आखिरी में करेंगे फिर अपन। नहीं इतना ही रहने दो। तो ये वाला इक्वेशन 6 इक्वेशन हो गया, दोनों को कंबाइन करो तो माइनस डेल बार का स्क्वायर इंटू ई बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 माइनस म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ ई बार, बराबर है, ऐसा मिल गया। ये माइनस माइनस गया। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते तो इट शुड बी डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ ई बार ऐसा, प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ ई बार एंड प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ ई बार इक्वल्स टू म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ ई बार। बोलो समझे क्या? रिवीजन बैच है, फास्ट तो बोलूंगा ही। बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, ताकि आप इसको छोड़ोगे नहीं। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन है तो फिर ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर फ्लोइंग अलोंग वाई डायरेक्शन है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सिर्फ इतना ही लिखना बचा हुआ। और जेड डायरेक्शन है तो ये जीरो ले लेना, सिर्फ इतना बचा। समझ गया ना? अब यही अगर फेजर नोटेशन में आता है तो फेजर नोटेशन में फटाफट रिस्पॉन्ड करो, फेजर वो थम्स करो ऐसा। तो फेजर नोटेशन के अंदर सिर्फ जहाँ जहाँ पे डेल डेल टी है वहाँ पे जे ओमेगा आएगा, बराबर है। तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखना जे ओमेगा, यहाँ पे आएगा जे ओमेगा, है ना, यहाँ पे आएगा जे ओमेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। इधर आएगा जे ओमेगा फेजर नोटेशन में, यहाँ पे आएगा जे ओमेगा, यहाँ पे आएगा जे ओमेगा, यहाँ पे आएगा जे ओमेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर इधर आएगा जे ओमेगा, इधर आएगा जे ओमेगा, इधर आएगा जे ओमेगा, इधर भी जे ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जे स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, राइट। अब जे स्क्वेयर आएगा तो जे स्क्वेयर का मतलब माइनस वन, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर बचेंगे। होप समझ गए आप लोग। फिर ये एक्सपेंशन फॉर्मूले वाला यूनिट क्वेश्चन एक क्या इक्वेशन नंबर 6 तो सेम ही रहेगा। तो फिर आप लोगों को मिल रहा है माइनस डेल बार स्क्वेयर इंटू ई बार इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ई बार। बस डेल बार स्क्वेयर इंटू ई बार माइनस साइन उधर दे दो, तो माइनस म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ई बार। बस वैसे इसको सॉल्व करो जैसा ई वाला किया, खत्म हो गया। बोलो समझे क्या? क्लियर हो गया ना? तो 6 डेरिवेशन एट अ ग्लांस मैंने आप लोगों को बोल दी, तो ये आप लोगों ने नोट्स में से देख लेना। फिर पेज नंबर 4 के ऊपर एक फॉर परफेक्ट कंडक्टर और एक पुअर कंडक्टर। अब ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हुए, होप आप लोग को आता है। बोलो ये पढ़ाओ कि आप लोग कर लोगे? इफ यू वांट देन प्लीज टेल मी। अगर आपको आते होंगे तो अपन टाइम पास नहीं कर सकते। ये छोड़ना मत, दोनों भी डेरिवेशन आ सकता है पेपर में, आईएमपी में भी डाला है मैंने। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। पेज नंबर 4 के ऊपर का फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर प्रूव दैट, जो भी अल्फा और बीटा रहेगा, एक मिनट,
अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। बोलिए, करके दूं क्या प्रूव? थोड़ा बहुत हिंट दूं क्या, सो दैट कि इजी हो जाएंगे आप लोगों को? किया ही होगा प्रिपेयर आप लोगों ने, सर क्या की बोल दो। अब ये परफेक्ट कंडक्टर है, तो परफेक्ट कंडक्टर में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन निकाला था, जो आया था डेल बार स्क्वायर इंटू ई बार, बराबर है, इज इक्वल्स टू जे ओमेगा इंटू म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा इप्सिलॉन इंटू ई बार। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम ये निकाला हुआ है। अब इन जनरल अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन रहता है वो तो ऐसा रहता है, ग्यामा स्क्वायर इंटू ई बार। अब ये दोनों भी इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो LHS इज सेम, सो ऑब्वियसली RHS इज ऑल्सो सेम। तो RHS को कंपेयर कर रहे हो आप लोग तो ई बार है ना, इसके कोएफिशिएंट, तो ग्यामा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा इप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा नहीं, राइट? तो ग्यामा का मतलब क्या हो जाएगा फिर? स्क्वायर रूट, समझे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट। आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्या करो, अभी यहाँ पे जो जे ओमेगा है ना, ये यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ से अगर मैं जे ओमेगा इप्सिलॉन इतना अगर कॉमन ले लूंगा तो इट विल बिकम जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू इप्सिलॉन, ऐसा कॉमन आएगा। तो यहाँ पे आएगा, इसके जगह पे आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा इप्सिलॉन, ऐसा आ गया, इजंट इट? जे स्क्वायर का मतलब होता है कौन? -1, सो इट विल बिकम ग्यामा इक्वल्स टू जे स्क्वायर का मतलब -1, तो सॉरी, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ जे स्क्वायर है -1, तो अंदर माइनस बचेगा, तो माइनस म्यू इंटू इप्सिलॉन और अंदर में 1 प्लस, अभी देखो कभी भी ये जो j है ना, ये डिनोमिनेटर में मत रखना, इसलिए इसको ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करते, तो सिग्मा अपॉन जे ओमेगा इप्सिलॉन इंटू जे अपॉन जे, ऐसा कर लेते। तो ऐसा करने से ये बन रहा है फिर माइनस म्यू इप्सिलॉन 1 जे इंटू जे स्क्वायर का मतलब माइनस, तो माइनस सिग्मा जे अपॉन ओमेगा इप्सिलॉन, इतना मिल गया। अब ये जो माइनस साइन है ना, इसको अपन अंदर दे देते, या यहाँ पे नोट्स में शायद ऐसा किया होगा, ये जो जे स्क्वायर है ना, जे स्क्वायर को जे स्क्वायर रूट के बाहर ऐसे ले लो, फिर माइनस रहने दो, बाद में देखिए। जे ही बाहर ले लो, यानी हाँ, जे बाहर ले लो ऐसा। हाँ, समझे क्या आप? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आप? नो सर। हाँ ठीक है। अभी देखो ये परफेक्ट कंडक्टर है, तो परफेक्ट कंडक्टर होने के कारण सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी रहेंगी, बराबर है? तो 1 में से ये अगर निकाल दिया, या व्हाट वी कैन से, सिग्मा में से 1 माइनस किया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सिग्मा बहुत ही बड़ा है 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए ये 1 को एलिमिनेट कर दो। अरे बहुत बड़े वैल्यू में से थोड़ी सी वैल्यू निकाली तो बहुत बड़ी बचेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए इतना ही बच गया, सिर्फ ये गया। वो समझ गया तक, इतना बच गया, इसको अपन ऐसा लिख सकते फिर डायरेक्टली, राइट? और अब यहाँ से जो जो कॉमन निकलता है, जो ये इप्सिलॉन इप्सिलॉन कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद जे ओमेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर कौन बच रहा है? ये जो ओमेगा है बाहर ले लूँ तो ये अपॉन में अंडर रूट ओमेगा हो जाएगा। अरे ये ओमेगा बाहर ले लिया, अब अंदर बचा कौन? अंदर बचा म्यू, उसके बाद सिग्मा, और उसके बाद माइनस जे, इतना बचा। अब आपको याद होगा, ये हो गया जे अंडर रूट ओमेगा। आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को रेगुलर बैच में अंडर रूट माइनस जे को सॉल्व करके दिखाया था, और इसकी वैल्यू ऐसा क्यों आता है तो वो भी बोला था, सॉरी, ओमेगा इंटू सिग्मा। अंडर रूट माइनस जे की वैल्यू आती है 1/√2
अंदर में 1 माइनस जे, ये मैंने प्रूव करके दिया था आप लोगों को कि y अंडर रूट माइनस जे इक्वल्स टू दिस। लेकिन अभी कल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद रखना, अंडर रूट माइनस जे यानी इतना आता है। अब इसको सॉल्व करो, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप लोगों ने सेपरेट आउट करो। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम जे इंटू अंडर रूट म्यू ओमेगा सिग्मा अपॉन रूट 2 एंड माइनस जे इंटू जे, जे स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट म्यू ओमेगा सिग्मा अपॉन रूट 2, ऐसा मिल गया आपको। इधर ग्यामा था तो ग्यामा का मतलब अल्फा प्लस जे बीटा, तो अल्फा मिल गया आप लोगों को इतना म्यू ओमेगा सिग्मा अपॉन 2 और बीटा मिल गया आप लोग, सॉरी हाँ ये हो गया अल्फा और बीटा मिल गया ये वाला, ये बीटा है, बीटा भी उतना ही मिल गया। लेकिन उन लोगों को शो दैट में अलग चाहिए, तो अलग चाहिए तो इसलिए अपन ओमेगा को 2 पाई एफ रखो। ओमेगा को अगर 2 पाई एफ लिखेंगे, 2 पाई एफ इंटू सिग्मा अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो जो चाहिए वो मिल गया। बोलो समझे क्या, यहाँ पे भी वही करना। क्लियर हो गए सब लोग। अब वैसे ही सेकंड डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन में मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे दिया, दूसरा भी वैसा है, सॉल्व करके देखो। दूसरा पुअर कंडक्टर है, तो जैसा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बड़ी हो गई ना, 1 से बहुत बड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। उसमें वो पुअर कंडक्टर, उसमें फर्क पड़ता है तो उसको सॉरी बाइनोमियल एक्सपांड करना है, और जितनी बाइनोमियल एक्सपांशन बढ़ाते जाओगे उतना आंसर इज गेटिंग वेरी क्लोजर एक्यूरेट। लेकिन इतना भी आप लोगों ने लिखना मत ज़्यादा टर्म, क्योंकि वो एकदम फ्रैक्शन में चेंज होता है, इसलिए 2 टर्म तक उसमें लिखने का और हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट करने का, राइट। चलो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है वेव इंपीडेंस वाला, ईटा वाला, वो छोड़ना मत, दैट इज ई अपॉन एच आता है, राइट। तो वो डेरिवेशन पेपर में आने वाला है वेव इंपीडेंस वाला, तो वो भी प्लीज करके जाना। वो इक्वेशन में ईटा इक्वल्स टू आप लोगों को 120 पाई या ईटा इक्वल्स टू 377 ओहम, ये प्रूव करना पड़ता है। वो डेरिवेशन छोड़ना मत, ओरली देख लेते, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसमें गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अगर जेड डायरेक्शन में, तो फिर ईटा इक्वल्स टू ई वाई अपॉन एच जेड बन जाएगा। फिर मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, देख लो जरा। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई किया, डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ कौन बी बार, राइट। तो माइनस डेल डेल टी ऑफ जो बी बार को लिखा है फिर म्यू इंटू एच बार, बराबर है, और म्यू को बाहर ले लो, तो माइनस म्यू इंटू डेल डेल टी ऑफ एच बार का मतलब क्या है, एच एक्स ए एक्स कैप प्लस एच वाई ए वाई कैप एंड प्लस एच जेड ए जेड कैप, ऐसा समझ गए। अब एक्स डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन हो रहा है तो वो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, इसलिए ये वाला टर्म चला गया, इतना ही बचा सिर्फ। ये हो गया आप लोगों के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला आप लोगों ने ईटा को दिया था, और फिर वेलोसिटी यानी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। इसको सॉल्व करो, सो वी टी इक्वल्स टू एक्स मिल गया, तो इसको मैं एक्स माइनस वी टी इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। और अगर x इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा तो फिर ई एक्स और एच एक्स तो 0 हो जाएगा, और डेल डेल वाई डेल डेल जेड भी 0 हो जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार ये सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से। इसको सॉल्व करो तो आप लोग को और एक इक्वेशन मिलेगा, और वो 2 इक्वेशन को अगर आप लोग इक्वेट करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे और एक इक्वेशन मिलता है। फिर ई वाई इक्वल्स टू आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स कॉमा टी लिखना, बराबर है ना। फिर उसका जो ई वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा वो मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये इक्वेशन मिलेगा। फिर इसको आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना, याद है ना, और फिर उसको सॉल्व करो तो आपको ईटा का डेरिवेशन मिल जाएगा। इजंट इट एवरीवन? छोड़ना मत, ये आएगा पर पेपर में, ये डेरिवेशन आता है पेपर में। हाँ तो ये डेरिवेशन आप लोगों को अभी आ जाएगा। चलो ठीक है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी लिए, तो न्यूमेरिकल्स एकदम ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिए। जैसे कि पहला है 20 गीगाहर्ट्ज प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस एज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 25 वोल्ट पर मीटर, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, है ना, वेवलेंथ, फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, एम्पलीट्यूड, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, हे थे तुम्हाला, ये देख लेना फिर आप लोग। पॉइंटिंग थ्योरम ये पेपर में आने ही वाला है कुछ भी नहीं बट पेपर में आएगा। सो इट डील्स विद द पावर कैलकुलेशंस,
तो ये प्लीज पढ़ के जाना, किसी ने भी छोड़ना मत। पॉइंटिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। और एक लास्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है, अब ये जब मैंने बैच में लिया था तो आपको काफी आसान करके दिया था, एक बार और बोल देता हूँ। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हेलो, हेलो, सर हाँ ओके। समझ लो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है, तो उसमें ऐसा एक इंटरफेस है, लास्ट पॉइंट। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए नोटेशन अपन ने क्या दिया? पहला ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम 1 है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2। ये जो वेव है ये इंसिडेंट होने वाली वेव है, और इंसिडेंट होने के बाद अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ये रिफ्लेक्टिंग वेव, और रिफ्रैक्ट होती है तो ये ऐसा, राइट। अब इसका इक्वेशन अपन ने लिखा था EX S1, राइट। ये भी कौन, ये और मैग्नेटिक फील्ड के लिए HY S1, राइट। और यहाँ पे लिखा था ये भी EX S1 और ये भी HY S1 ऐसा। और यहाँ पे क्या रहेगा? EX S2, नोटेशन में ध्यान दो, और यहाँ पे HY S2 सेम रहेंगे। सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि इंसिडेंट हो रही है प्लस, रिफ्रैक्ट हो रही तो भी प्लस, लेकिन वापस आ रही ना रिफ्लेक्ट हो रही तो माइनस। अगेन ध्यान में नोटेशन। अब आप लोगों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन रहता है इन जनरल, वो आप लोगों को पता है कि अगर, इसीलिए ये सभी टर्म्स को 1 2 और ये 3, ये 3 टर्म्स को अभी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हिसाब से फिर H निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईटा इक्वल्स टू E/H रहता है। तो अगर आप लोगों को E मिल गया तो आप लोग H बिंदास लिख सकते हो, तो समझ लो। EX की वैल्यू क्या रहेंगी? सॉरी EX नहीं, EX S1 प्लस इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? ये रहेगा EX0S1 इंटू e⁻⁻ gamma z, राइट, gamma 1 z ऐसा। तो फिर HY S1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ईटा। समझे क्या? अरे समझे क्या? पहला डायलेक्ट्रिक ईटा 1। इन द सेम मैनर, ये इंसिडेंट्स के लिए हो गया। इन द सेम मैनर फॉर रिफ्लेक्टेड वेव EX S1 माइनस रहेगा, तो ये आएगा EX0S1 इंटू e⁻⁻⁻⁰ इंटू z। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखो, यहाँ पे निगेटिव लिखो। और वही अगर आप लोगों को HY S1 माइनस लिखना है तो सेम ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय कौन? ईटा 1। और वही अगर रिफ्रैक्टेड के लिए लिखना है तो EX S2 प्लस इज इक्वल्स टू EX0S2 इंटू e⁻⁻⁻⁰ इंटू z, सॉरी gamma 2 आएगा अभी यहाँ पे प्लस। और वही मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तो HY S2 प्लस इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिख लेना, अपॉन कौन? ईटा 2। बोलिए समझ गए क्या? यहाँ तक क्लियर है ना? बिकॉज ये प्लस माइनस इन्हें सब कुछ दिखता है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इजी करके दिया। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आप लोगों ने लगाना है, दैट इज ET1 इक्वल्स टू कौन? ET2। तो पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जैसे कि EX S1 और इंसिडेंट होने वाला और एक रिफ्रैक्ट होने वाला, EX S1 रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट माइनस इज इक्वल्स टू, इधर रहेगा EX S2 प्लस ऐसा। इसको लिखो, इसका मतलब कौन है? EX0S1 प्लस इंटू e⁻⁻⁻⁰ इसका मतलब क्या है? EX0 वही है, सिर्फ माइनस लगा दो, e⁻⁻⁻⁰ इंटू z। और इसका मतलब क्या है? तो EX0S2 प्लस इंटू e⁻⁻⁻⁰ इंटू z, gamma 2 इंटू z। बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? फिर वैसे ही दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाओ। अगर आप कंपेयर ऑन बोथ साइड करते हो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वगैरह करते हो, तो आप लोग इसके एम्पलीट्यूड इक्वेट कर सकते हो कि भाई EX0S1 प्लस प्लस EX0S1 माइनस इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट EX0S2 प्लस, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। और वही अगर आप लोगों को मैग्नेटिक में दूसरी बाउंड्री कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड वाली, तो HT1 प्लस HT2 सॉरी HT1 इज इक्वल्स टू कौन? HT2। तो ये भी सॉल्व करो। तो यहाँ से आप लोगों को फिर वो H का मतलब क्या होता है? E/ईटा होता है ना, तो वो लिखो, फिर इसको ही लिखना है आप लोगों को इधर नीचे, इजंट इट।
और फिर आप लोगों को बाकी का सॉल्व करते आता है। वो कैलकुलेशन का पार्ट है, मुझे लगता है कि वो आता है आपको। बोलो जम जाएगा क्या आगे का, कि करके दिखाओ? जल्दी बोलिए, यस और नो। आएगा क्या आगे का, कि करके दिखाओ? इसको लिखना पड़ेगा फिर एच वाई एस वन प्लस एच वाई एस वन माइनस इक्वल्स टू एच वाई एस टू प्लस, फिर इसका मतलब जो अपन ने फाइंड आउट किया है ऊपर, है ना, ये वाला, ये सब लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे, और ऊपर वाला एक, तो इसका मतलब क्या आता है, ये पूरा इक्वेशन ई एग जीरो एस वन प्लस इंटू ई रेस टू द पावर माइनस गामा वन जेड अपॉन ईटा वन प्लस, इसका मतलब लिखने का ई एग जीरो एस वन माइनस ई रेस टू माइनस गामा वन जेड अपॉन ईटा वन इक्वल्स टू, इसका मतलब लिखने का। अरे हेलो, समझ में आ रहे क्या? तो आप कर सकते हो क्या, ई एक्स जीरो एस टू प्लस इंटू ई रेस टू माइनस गामा टू जेड अपॉन ईटा टू, इसको सेपरेट आउट करो, और फिर आप लोगों को रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिलता है टाउ, डिवाइडिंग करो उससे तो फिर आप लोगों को ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिलता है। तो ऐसे आप लोगों को रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड बस ये दो कोएफिशिएंट आप लोगों को निकालना है, और फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, सो गया फिर। तो ये है आप लोगों का यूनिट नंबर 5। तो होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया। मोस्ट टाइम पे अगर आप लोग निकालते हो तो मोस्ट टाइम पी के अंदर पहला डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज छोड़ना मत। दूसरा क्वेश्चन है शो दैट वाला, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू फॉर परफेक्ट कंडक्टर। इसके अंदर मुझे वो पुअर कंडक्टर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोस्ट टाइम पे में वो पुअर कंडक्टर वाला भी ऐड कर लो। 5 ही क्वेश्चन दिए तो एक छठवां क्वेश्चन हो पुअर कंडक्टर वाला जो डेरिवेशन है वो ऐड करो। डिराइव पॉइंटिंग थ्योरम एंड गिव सिग्निफिकेंस, ये भी क्लियर है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये जो अभी पढ़ा है वो बहुत इजी है, ये एक बार लिख के देखो आ जाएगा, पेपर में आता है। ये ऐसा सिंगल टॉपिक है कि जो अलग है एकदम, तो प्लीज ये कर लेना। और फिर डिराइव वेव इक्वेशन फॉर मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस डाई इलेक्ट्रिक परफेक्ट कंडक्टर, तो ये तो सब क्लियर है आप लोग। अब यूनिट नंबर 6 में पढ़ाने जैसा इतना कुछ है नहीं। यूनिट नंबर 6 में दो बड़े बड़े डेरिवेशन है, एक थ्योरेटिकल एंटेना एंड प्रैक्टिकल एंटेना। 6-7 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, एक्सप्लेन स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये एक क्वेश्चन 6-7 मार्क के लिए आ सकता है। और ये एक डायरेक्ट 13-13 मार्क के लिए जो दो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल एंटेना एंड प्रैक्टिकल एंटेना। अब बैचेस में मैंने थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एंटेना के अंदर आप लोग को जो अपन कर्ल लेते हैं ना, वो वाली टर्म आप लोगों को याद रखना है। जो डिटर्मिनेंट वाली टर्म अपन ने बनाई थी ना, डेल बार क्रॉस एच बार या डेल बार क्रॉस ए बार ऐसा आता है, तो वो अगर आपको याद है तो फिर कोएफिशिएंट इक्वेट करो, उसको सॉल्व करो तो आपको आ ही जाएगा। अब वो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस है तो वो तो आपको उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाद में यूनिट नंबर 6 में फिर ऐसा कुछ नहीं, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल एंटेना ही एक क्वेश्चन 13 मार्क के लिए कंपलसरी आने वाला, 3 ही तो क्वेश्चन है उसके अंदर, वो लेसन के अंदर। तो चलो, होप आपको समझ में आ गया सब। अच्छे से कल पेपर सॉल्व करना, सब आप लोगों का लिया है। अभी 1 डे बिफोर एग्जाम कैसा मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन एक ही बार आप लोगों को अगर पेपर देना है, बार बार तो देना नहीं है किसी ने। आज ही अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे फ़ोन करो। बहुत इजी है ये, मैं फर्स्ट लेसन के अंदर आप लोगों को सब कुछ अभी आता है। कल जब पेपर हाथ में आएगा तो सभी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। शुरुआत में जब पेपर सॉल्व करोगे तो 20-25 मार्क का पेपर ऐसा सॉल्व करो, वेदर दैट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, ऐसा सॉल्व करो कि जो आप लोगों को एकदम परफेक्ट आता है, सो दैट कि 20-25 मार्क का एकदम परफेक्ट अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो फिर उसके बाद मस्त आपकी लिंक लगती है और आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। आप लोगों को मैंने कितना पढ़ा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लास्ट मिनट पढ़ाई करने वाले अपन लोग नहीं है, अपन ने एक एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है। अभी टाइम पे प्लीज किसी ने भी कॉन्फिडेंस लो मत करना खुद का, पढ़ाई करना अभी लास्ट मोमेंट पे। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जान पे आता है या समझते ही नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि कल और टेंशन रहता है, सब रहता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करो, जो अपन ने पढ़ा है ना उसको बस पढ़ते रहो। जो क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को निकाल के दिए ना, वो एक एक क्वेश्चन ऐसा मनी मन में या ऐसा खुद के साथ बात करके देखो, तो आपके वो सारे क्वेश्चन आ गए तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। कल जब पेपर हाथ में आएगा तो शुरुआत के 20-25 मार्क के क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करो जो एकदम परफेक्ट आपको आता है।
ऐसा ऑलमोस्ट बहुत ही कम बार हुआ होगा कि स्टोक्स एंड डाइवर्जेंस थ्योरम पेपर में नहीं आया। अगर वही क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाता है पहले, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम विद एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एकदम परफेक्ट किया तो लिख लो ना भाई उसको पहले, यानी 6-7 मार्क आप लोगों के कैसे कंफर्म हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उसके बाद ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई वो एकदम सिलेक्टेड तो क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज, देन सॉरी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन उसके बाद इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। ये 3 जो डेरिवेशन इसमें से हर बार आता है और एकदम आप लोगों को अच्छे से आते हैं ये 3-4 डेरिवेशन, तो वो जब दिखेगा तो लिख लो पहले। यूनिट नंबर 3 में भी वही वो है, यानी वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है सर, उसके डेरिवेशन, एक गॉस लॉ वाला। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो उसके अंदर यूनिट नंबर 4 में पहला फैराडेज लॉ वाला करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है पेपर में आते ही है, तो ये अगर आपको दिख जाए तो सबसे पहले ये सॉल्व करो। पॉइंटिंग थ्योरम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हो गया, अभी जो ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपन ने देखा वो डेरिवेशन हो गया, वेव इंपीडेंस वाला डेरिवेशन हो गया, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एंटीना ये हो गया। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एंटीना को छोड़ो मत, वो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है बट अपन ने लिए, तो उसमें के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे एक एक पेज की नोट्स बनाओ डिटेल में। मैंने अभी आप लोगों को रिवीजन कर दी, आप लोगों ने पूरा प्रिपरेशन किए ही होगा। अब फर्स्ट लेसन वापस से लो, उसको पढ़ो और एक पेज के नोट्स निकाल लो। मुझे लगता है मैक्स आप लोग पहला लेसन प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 घंटे के ऊपर लगेगा नहीं, अभी कितनी बार हो गया फर्स्ट लेसन, तो एक पेज के नोट्स निकाल लो पटाख से अपने मन से। फिर दूसरा यूनिट पढ़ो, पूरा सॉल्व करके देखो, 3-4-5 तो क्वेश्चन है वो, सिर्फ छोटी आधे पेज की तो नोट्स बन जाती है, एक पेज की ये डेरिवेशन में कौन कौन से पॉइंट्स अपने को याद रखना है, सो दैट कि फिर ये पॉइंट याद आ गया तो आगे का आ जाएगा अपने को। वैसे यूनिट नंबर 3, 4 हो जाता है। होप सो कि अभी तक आपने पेजेस वगैरह निकाल के रखे होंगे, नहीं निकालेंगे तो अभी भी टाइम है, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, तो कर लो, आपको आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, कल एकदम अच्छे से पेपर सॉल्व करो। कोई डाउट्स आता है तो मेरे को कभी भी फ़ोन करो, आई विल डेफिनेटली रिसीव योर कॉल। नहीं उठाया तो वापस से आपको कॉल बैक करूँगा। कोई डाउट्स डिफिकल्टी रखो मत, कुछ होगा तो तुरंत फ़ोन करो। चलो ठीक है फिर, और कल सिर्फ स्टार्टिंग में कोई भी भलतेज क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना जो आपको आता ही नहीं है, यानी अटेम्प्ट मत करना शुरुआत में, क्योंकि फिर वो टाइम पे कैसा अगर आप लोगों का वो गलत हो गया, और न्यूमेरिकल में अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मत लो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल। पहले एकदम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करो दिख गया तो वो पहले लिख लो 20-25 मार्क का, जिससे आप लोगों का शुरुआत अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर हो सकता है जो नहीं आता है आपको वो भी बाद में आ जाएगा, लेकिन पहले अगर आप लोग डिस्टर्ब हो गए पेपर के शुरुआत में गंदा क्वेश्चन ले तो दिल की धड़कन ऐसी बढ़ती फिर आगे का कुछ नहीं आता है। तो इसलिए बेटर वे जब पेपर हाथ में आएगा तो जो आपको आता है परफेक्ट वो अटेम्प्ट करना चालू करो, राइट। तो आपका सब लिया मैंने, ये आपकी रिवीजन बैच आज होने वाली नहीं थी बट टाइम मिला और मैंने ले लिया, क्योंकि अपन ने पहले ही बहुत सारा लिया है तो मैंने पहले आप लोगों की मेंटेलिटी बनाई थी तो आज ले लिया, तो होप आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा। ये लेक्चर मैं अभी यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये शेयर भी कर देना सब लोगों को। ऐसा अपन डालते नहीं बैचेस का सब, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि डाल दें सो दैट कि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, प्लीज़ आप लोगों ने वो इधर उधर शेयर कर देना जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।